लोग स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का कर लिया था। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, देखिए इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये हमने कर लिया था। फिर सामाजिक सुधार वगैरह भी कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं 1857 का विद्रोह, 1857 का जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो करने वाले हैं। क्लियर? तो पार्ट 3 में हम लोग 1857 के विद्रोह और उसके कारण वगैरह और फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे, है ना। परमार एसएससी का बुक है मेरे पास, उसी से मैं बता रहा हूँ आप सभी को, तो आप हो सके तो आप उस बुक को लेकर के अच्छे से पढ़ें। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत में भूमि विद्रोह के कारण, भूमि सुधार जो हो रहा था उस टाइम, जो भूमि विद्रोह हो रहे थे उसके कारण, तो पहला कारण क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता से पहले भी देश में ना 3 प्रमुख भूमि सुधार प्रचलित थे। मतलब एक तो शुरू करते हैं, भारत में भूमि विद्रोह के कारण, स्वतंत्रता से पहले भी, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले भी देश में 3 प्रमुख भूमि सुधार प्रचलित थे। ठीक है, कौन कौन सा? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। ठीक है, महलवारी व्यवस्था जो थी ये आपको ज़्यादातर पंजाब और उत्तर प्रदेश के साइड में देखने को मिलती है। और इधर ये वाला जो साइड था, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो था, ये आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साइड में देखने को मिलती है। जबकि रैयतवारी प्रणाली जो है ये आपको मिलती है कहाँ पे? बम्बई और मद्रास, बोले तो मुंबई और मद्रास के साइड में, तमिलनाडु के साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारी थानेदारों को हटा करके दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि दरोगा प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, कि दरोगा प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी। यहाँ पे जो लिखा है ना दरोगा प्रणाली, दरोगा प्रणाली, ये किसकी शुरुआत किसने करी थी, तो आपको बताना पड़ता है कि किसने करी थी। ठीक है, तो किसने करी थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने करी थी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए आप लोग, अस्थायी बंदोबस्त कानून के बारे में हम बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, 1793 में इसको कौन लाया था? लॉर्ड कार्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त जो है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है, ये कौन लाया था? तो कार्नवालिस लाया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। योजना किसका था? ये जो योजना था किसका था? जॉन सॉर का था। किसका था? जॉन सॉर का था। क्लियर? ये जो जॉन सॉर आपको दिख रहा है ना, इसी का योजना था। आया बात समझ में? इसी का योजना था अस्थायी बंदोबस्त कानून का, योजना इसका था। और लाया किसने था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। देखो मैं सारे क्वेश्चंस ना आपको इसी टाइम पे, मतलब पढ़ते पढ़ते ही याद करवा दूंगा। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए, पढ़ पाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अस्थायी बंदोबस्त कानून है ना, इसको हम लोग जमींदारी प्रथा के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जमींदारी प्रथा को किसने लागू करा था, तो बताना है कि कॉर्नवालिस ने लागू करा था। जमींदारी व्यवस्था के तहत किसानों से भू राजस्व जमींदार के रूप में जाने जाने वाले बिचौलियों द्वारा एकत्र किया जाता था, है ना। जमींदार, देखिए क्या होता था, सरकार, वो जो ब्रिटिश सरकार हुआ करता था वो, और लोगों के बीच में ना ये जो बिचौलिया का काम करता था, बीच वाला जो होता था, ये काम करता था कौन? जमींदार। लोगों से टैक्स ले करके, कुछ टैक्स अपने पास रख करके, और फिर जितना बनता था उनका, सरकार का, उतना दे देते थे उनको। ठीक है, इसे लागू किया गया है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। जमींदारी प्रथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बता दूं, इसमें क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था में एक सूर्यास्त खंड पेश किया गया था, जिससे क्या होता था कि लोगों को ना सूर्यास्त से पहले निश्चित तिथि तक क्या करना था, राजस्व कर जो है वो लौटाना होता था। अगर वो लौटा नहीं पाते थे ना, तो फिर उनकी चीज़ें जब्त कर ली जाती थी, उनको पीटा जाता था, ये सब चीज़ें थी। और नीलाम कर दी जाती थी उनकी चीज़ें, है ना, जो वंशानुगत थी, है ना, वो सारी चीज़ें नीलाम कर दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं भरा उस शाम तक, इसीलिए उसको हम लोग बोलते थे सूर्यास्त खंड पेश किया जाता था। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब आता है रैयतवारी व्यवस्था। क्या आता है? रैयतवारी व्यवस्था। हमने उधर तो पढ़ लिया अस्थायी बंदोबस्त, अब आता है रैयतवारी सिस्टम, है ना। उधर हमने अस्थायी बंदोबस्त पढ़ा, इधर हमने पढ़ना है रैयतवारी व्यवस्था। इसको मतलब इसको मिलाया किसने था? मुनरो और रेड ने, मुनरो और रेड ने। ठीक है, हेक्टर मुनरो जिसको बोला करते थे, उसी का नाम मुनरो है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और रेड ने। ठीक है, यह रिकार्डियन किराए से सिद्धांत पर आधारित था। ये किस सिद्धांत पर आधारित था? रिकार्डियन किराए के सिद्धांत पर आधारित था। ये जो है रैयतवारी व्यवस्था, ये रिकार्डियन किराए के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में याद नहीं आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे आप।
रैयतवारी प्रणाली किसान के तहत किसानों द्वारा भूमि राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को दिया जाता था। देखो क्या होता था, वो जो पहले बिचौलिया का काम करते थे ना जमींदार लोग, उनका सिस्टम हटा दिया गया था रैयतवारी व्यवस्था में। जो डायरेक्ट थे वो आते थे और वहाँ मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदमी थे, लोग थे, वो आते थे और डायरेक्ट किसानों से अपना कर ले करके चले जाते थे। ठीक है, जो बीच वाला था वो बिचौलिया का झंझट वो खत्म हो गया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। इसे दक्षिण भारत में लागू किया गया था। इसे दक्षिण भारत बोले तो रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रैयतवारी व्यवस्था जो है दक्षिण भारत बोले तो इस साइड में आप देख रहे हो कि बम्बई, मद्रास, है ना, इन सब साइड में, तमिलनाडु के साइड में ज़्यादा ये देखने को मिला था। बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं आप लोग। महालवारी व्यवस्था आप आता है 1822 में। महालवारी व्यवस्था कब आया, 1822 में। इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी। महालवारी व्यवस्था की शुरुआत जो है ना, मतलब अवधारणा इसने दिया हॉल्ट मैकेंजी ने, लेकिन फिर बाद में इसको विलियम वेंटिक द्वारा इसमें सुधार किया गया, है ना। इसको दिया किसने था, महालवारी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने दिया। किसने था, हॉल्ट मैकेंजी ने, लेकिन इसमें सुधार करके इसको फिर और भी बढ़िया बनाया किसने, विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया, विलियम बेंटिक ने बनाया। किसने बनाया, विलियम बेंटिक ने। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप। ठीक है, इसे उत्तर पश्चिम प्रांतों में, मध्य भारत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गंगा घाटी के इलाकों में क्या किया गया था, लाया गया था। आया बात समझ में। जैसे कि इधर हम लोग देख लेते हैं ना, ये महलवारी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब साइड में क्या है, ये आया था। क्लियर। बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखते हैं आगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसलिए सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे हम लोग, ये महलबारी प्रणाली के तहत भू राजस्व पूरे गांव की ओर से, न कि जमींदारी की ओर से, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से वसूला जाता था। देखिए क्या होता था, जैसे जमींदारी का सिस्टम तो पहले था अस्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में, लेकिन उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था रैयतवारी, जिसमें ना वो कोई बिचौलिया नहीं होता था, डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते थे, डायरेक्ट किसान से कर लेकर के जाते थे। लेकिन महलवारी व्यवस्था में क्या हो गया कि जो गाँव का मुखिया होने लग गया, जो गाँव का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, सीनियर आदमी है, उसने क्या करा, सारे लोगों से मतलब कर इकट्ठा करके और फिर ले आके किसान को, मतलब वो सरकार को दे देता था, किसानों का टैक्स वहाँ तक पहुँचा देता था। गांव या गांव के समूह को महल कहा जाता है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एसएससी वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस। ठीक है, गांव के, गांव या फिर गांव के गांव या फिर गांव के समूह को क्या कहा जाता है, महल कहा जाता है। इसे एकल राजस्व इकाई के रूप में जाना जाता है। इसे एकल राजस्व इकाई के रूप में भी जाना जाता है। महलवारी व्यवस्था जो है ना, इसको हम लोग एकल इकाई के रूप में भी जानते हैं। क्लियर, एकल इकाई राजस्व के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं विद्रोह के बारे में, है ना, कि विद्रोह जो हुए थे 1857 के, उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा, आप याद करते जाएंगे। पहाड़िया विद्रोह, है ना, देख लेते हैं हम लोग। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो राजा जगन्नाथ तिलका तिलका मांझी थे। एक राजा जगन्नाथ और दूसरे कौन थे, तिलका मांझी थे। देखो नाम थोड़े अजीब होते हैं, इसलिए नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह जो है वो हुआ कब था, 1771 से 1775 के बीच में हुआ था, है ना। इतना दिन ये विद्रोह चला था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, राजा जगन्नाथ और तिलका मांझी। राजा जगन्नाथ और तिलका मांझी। ठीक है, राजमहल हिल्स के क्षेत्रों में बोले तो झारखंड साइड में, ये कहाँ पे विद्रोह हुआ था, पहाड़िया विद्रोह झारखंड के साइड में हुआ था। और ये ना पहला जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय सरदारों को प्रसन्न करने के लिए सहायता अनुदान की नीति अपनाई थी, है ना। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय सरदारों को प्रसन्न करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो सहायता अनुदान की नीति अपनाई थी। देखो काफ़ी ज़्यादा खुद में, मतलब अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सहायता अनुदान की नीति अपनाई थी किसने, ब्रिटिश सरकार ने। किसको, जनजातीय विद्रोह को शांत करने के लिए, वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट वाला क्या क्या बोल रहा है, चुआर विद्रोह। नेक्स्ट वाला कौन है, चुआर विद्रोह है। चुआर विद्रोह के बारे में आपने कभी पढ़ा है, चुआर विद्रोह? मैं तो पहली बार नाम ही सुन रहा हूँ, पहली बार, है ना। कोई नहीं, आपने भी पहली बार सुना होगा तो कोई नहीं, बस इसको याद कर लेना है। याद करने के बाद हर चीज़ें सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब आता है दुर्जन सिंह, राजा मोहन सिंह। ये जो चुआर विद्रोह था, इसके जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख नेता थे, वो कौन थे, दुर्जन सिंह और राजा मोहन सिंह। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता दुर्जन सिंह और राजा मोहन सिंह। क्लियर, ये कब हुआ था, 1776 से 1779 के बीच में हुआ था। क्लियर, और ये क्षेत्र कहाँ था इसका, किस एरिया में हुआ था, ये बंगाल बिहार बॉर्डर के साइड हुआ था, बंगाल बिहार बॉर्डर के साइड हुआ था। क्लियर, देखिए 1799 में दबा दिया गया इसने आदिवासी जमींदारों के बीच असंतोष और ब्रिटिश राजस्व नीति के खिलाफ विरोध को उजागर किया। ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, ये राजस्व को उजागर किया था, विरोध को उजागर किया था। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आता है तमर विद्रोह। कौन सा आता है? तमर विद्रोह आता है। अब कौन सा आ रहा है? तमर विद्रोह आ जा रहा है हमारा। तमर विद्रोह। तमर विद्रोह के प्रमुख नेता थे भोलानाथ सिंह सहाय, है ना। भोलानाथ सिंह सहाय इनको भी बोला जाता है। भोलानाथ सिंह सहाय भी लिख सकते हैं, फिर भोलानाथ सिंह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि तमर विद्रोह कब हुआ था, तो 1782 में, और 1782 से लेकर के 1832 तक चला था ये विद्रोह। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? भोलानाथ सिंह। कौन से विद्रोह का? तमर विद्रोह का। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तमर। तमर इलाका जो है छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर के साइड है, बस समझ में। आपने सुना होगा ना छोटा नागपुर की पठारी, है ना, ऐसे करके। तो वहीं पे है ये तमर। तमर जो है ना एरिया, ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पास है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आता है भील। क्या आता है? भील रिवॉल्ट। क्या आता है? भील रिवॉल्ट। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब आता है भील रिवॉल्ट। कौन सा आता है? भील रिवॉल्ट आता है। देखिए आप लोग, भील रिवॉल्ट में हम लोग देखते हैं सेवाराम काजी सिंह, ख्वाजा भीमा नाइक, है ना। 1818 खानदेश महाराष्ट्र। खानदेश महाराष्ट्र ये कहाँ पे हुआ था? खानदेश महाराष्ट्र के साइड में हुआ था। क्लियर। और ये कब हुआ था? भील रिवॉल्ट 1818 में हुआ था। भील रिवॉल्ट 1818 में हुआ था। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ, आप बताएंगे। ठीक है, ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इन सब नई नई चीज़ों को जान सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। पार्ट 3, इसका पार्ट 3 तो मैंने कर दिया ना अभी। पार्ट 4 में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।